2019 में जिसे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहकर बुलाने वाले नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, अब 2025 में उसी डोनाल्ड ट्रम्प से एक तरीके से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस चाइना को वो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब उसी चाइना में वो 31 अगस्त को जाने वाले हैं। मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ करते रहे हैं कई सालों से, और डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म में टैरिफ देते रहे हैं। तो अब 50% टैरिफ हो गया है, तारीफ के बदले टैरिफ, ये रूल हो गया। और ऐसा क्या बदल गया कि डोनाल्ड ट्रम्प इनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए? डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, इधर वो नाम नहीं लेते, ना वो ना राजनाथ सिंह, और केवल कहते कोई तीसरा शख्स नहीं आया था। लेकिन एक बार इन्होंने ना ट्रम्प का नाम लिया, ना खुलकर कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने सीज फायर नहीं करवाया। तो ये कौन सी नीति है और ये क्या रिश्ते हुए हैं कि अगर अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ हम भर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है? हमारी विदेश नीति नाम की कोई चीज ही नहीं रही। प्रधानमंत्री दुर्बल है और वो कुर्सी छोड़ने के बाद सीधा जेल जा सकते हैं, इसलिए वो चीन जा रहे हैं। बस मुझे कुर्सी में रखो, मैं देश का जो चाहिए संसाधन आपको दे दूंगा, ये ही हो सकता है। बस इसीलिए वो चीन जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी के रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, वो तो ट्रम्प दादागिरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अगर कल कहें ट्रम्प की आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त, तो यहाँ से चाइना का कैंसिल करके वो अमेरिका चले जाए। यूके के नेता को मिलते और जबरदस्ती उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आई अप्रिशिएट इट बट लेट्स नॉट हैंडशेक। लेकिन ये शासक ऐसा मिला है कि कितना भी दुश्मनी चीन कर ले, ये शासक आके शरण आएगा। तो ऐसा शासक किस दुश्मन को पसंद नहीं होगा भाई? चीन ने तो कहा होगा कि आइए आइए, और 4000 किलोमीटर हम ले लेते हैं अंदर। लेकिन मोदी की कोई सोच नहीं है, वो दुनिया को दबाना उबाना नहीं चाहते, वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं जब तक वो है इस दुनिया में, बाद में नहीं। और ट्रम्प ने कभी 35 साल भिक्षा मांगकर खाया नहीं। मोदी जी भिक्षा मांग कर खाते थे, डायरेक्ट वो कुर्सी पे बैठे, तो अब क्यों छोड़ेंगे भाई कुर्सी? और कुर्सी छोड़ेंगे तो वो जेल में खाएंगे। अडानी जिसकी मजबूरी है, उसको किसी के भी पैर छूने पड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं। ये जो इलेक्शन चुराया हुआ है, उससे जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनका इस्तीफा लेना सबसे बड़ी देश सेवा होगी। प्रधानमंत्री की भी है और जो इस्तीफा लेगा उसकी भी। हमारे विदेश नीति का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि मोदी जी का इस्तीफा। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, इस देश में कौन किस देश का दोस्त है, कौन किस देश का दुश्मन है, ये कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बदल जाता है। 2019 में जिसे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहकर बुलाने वाले नरेंद्र मोदी, अब 2025 में उसी डोनाल्ड ट्रम्प से एक तरीके से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस चाइना को वो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब उसी चाइना में वो 31 अगस्त को जाने वाले हैं। ये सब चीज़ को लेकर कम से कम जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं इस देश में, वो कंफ्यूज हैं कि उनके दोस्त हैं कौन। कभी डोनाल्ड ट्रम्प बन जाते हैं, कभी यूएस का हम बॉयकॉट करते हैं। अब तक तो हम टिकटॉक पर ये लोग नाच रहे थे, उसका बॉयकॉट कर रहे थे। अब क्या चाइना हमारे अच्छे दोस्त बन चुके हैं? बीच में हम अज़रबैजान को बॉयकॉट करते हैं। पहलगाम के मुद्दे में तो चाइना ने समर्थन किया था पाकिस्तान का, चाइना का ही सारी चीज़ों को लेकर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला है और हमारी जो विदेश नीति है, उसमें कितने बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान हुआ है, आज चर्चा इस पर हम करने वाले हैं। राजू परुलेकर सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। जैसे कि हमने शुरुआत में यहाँ पर कहा कि हफ्ते हफ्ते में हमारे कौन दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, ये कब बदल जाता है पता नहीं चलता। कब बेस्ट फ्रेंड रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, कब उनसे दुश्मनी हो जाती है, वो लगातार हम पर टैरिफ लगाते हैं।
कभी जिसको लाल आग दिखाने की बात करते हैं उसके साथ जाकर अब हम बैठे हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं? भारत की विदेश नीति पर किस तरह से इस पूरे चीज़ों का एक उदाहरण है ये, जो वो दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति कैसी है। लाल आग की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बात यह है कि और तुम डोनाल्ड कहते हो तो मुझे लगता है तुम कुछ गलत बोल रहे हो। एक्चुअल नाम डोलांड। इतना मेरे दिमाग पे असर हुआ है। तो खैर, मोदी जी अभी चाइना जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से मुझे आज नहीं तो कल उनको जाना ही पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर नामक जो चीज़ उन्होंने की, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वॉर तो नक्की नहीं कहते, पक्का नहीं कहते। तो वो जो हुई उसमें चीन ने 80% अपनी भूमिका अदा की। फाइटर जेट चीन के थे, सैटेलाइट इमेजेस चीन की थी, रडार चीन ने यूज़ किए हैं, सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो था वो चीन का था। हमारे जो जेट्स मार गिराए वो चीन की वजह से गिरे। उसके बाद हमारी चीन के साथ दुश्मनी होनी चाहिए थी, लेकिन समय बड़ा बलवान कि मोदी जी जो लाल आग चीन को दिखाने वाले थे, वो चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आया, तब भी उन्होंने कभी कोई घुसा नहीं, कोई नहीं घुसेगा कहा। और सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना है कि चीन के पास उनके कोई पर्सनल राज है, इसलिए वो चीन को बहुत डरते हैं। अब ये तो हमें नहीं मालूम, तो स्वामी जी का वो है परसेप्शन। लेकिन वाकई में ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को नमस्ते ट्रम्प कोविड के समय में करके मोदी जी ने ऐसा दिखाया कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड डोलांड, ऐसा कहने के बाद जो डोनाल्ड ट्रम्प उनके पीछे पड़ गया है सेकंड टर्म में, वो अभी तक 36 बार कह चुका है कि मेरे कहने से सीज़फायर हुआ, और उनके कहने से हुआ उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि रात को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सब कुछ सुभाष चंद्र गोयल, अरुण पुरी, कलीपुरी ने कब्जा कर लिया था, या ताकि उनके जो नौकर है वो बोल रहे थे टीवी पे। लेकिन सुबह देखा तो हमारे बहुत सारे समस्याएं हो रही थी, हमारे अंदर उनके ड्रोन घुस चुके थे, और चाइना की सपोर्ट, चाइना के जेट भारी पड़ रहे थे। और इसमें मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रम्प ने एक भूमिका अदा की, और डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट डाल दिया कि अब सीज़ फायर है। तो सीज़ फायर के बाद हमने थैंक यू कहा, पाकिस्तान ने थैंक यू कहा, और सीज़ फायर हो गया। उसके बाद मोदी जी डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ़ करते रहे हैं कई सालों से, और डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म में टैरिफ देते रहे हमको। तो अब 50% टैरिफ हो गया है, तो तारीफ के बदले टैरिफ, ये रूल हो गया। और ये हुआ कि हमारी ट्रेड डील जो है वो सील ही नहीं हो रही है। वहाँ पाकिस्तान को बहुत सारा सपोर्ट अमेरिका ने किया है, और हमेशा पहले भी किया था विदेश नीति में। लेकिन चीन हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि चीन और हमारी सामरिक और बाकी चीज़ों में स्पर्धा थी 2013 तक। 2014 के बाद हम बांग्लादेश और यहाँ तक कि सोमालिया छोड़ के सारे देशों से पिछड़ रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर। तो हम चीन कहीं से कहीं आगे निकल गया। 50 साल हमसे आगे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हार्डवेयर की निर्मित में, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस सारी चीज़ों में। और हम अपनी स्पर्धा पाकिस्तान से भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन एक ही है, समझ लीजिए। चाहे चीन का पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को कुर्सी छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वो कुर्सी छोड़ नहीं सकते, इसलिए चीन जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि मोदी जी को अपने देश की गरिमा, संप्रभुता से अपनी कुर्सी प्यारी है। अब कुर्सी बचाने के लिए उनको एक गॉडफादर चाहिए। अमेरिका तो वो रहा नहीं, और इजराइल तो अमेरिका से कहने से जो कहना है वही कहता है। अब ट्रंप ने ये कहा है कि रूस से अब तेल खरीदोगे तो मैं फाइन लगाता रहूँगा। अब रूस से तेल नहीं खरीदो तो क्या करें? ईरान से भी मैं नहीं खरीदो, क्योंकि ईरान दुश्मन है। तो ईरान और रशिया हमें रुपये में तेल देता है, फिर बार्टर में देता है, फिर उधार में देता है, और सस्ता देता है। ये सब हमको फ़ायदा नहीं होता है,
वो रूस से चीन मोदी जी लेते हैं, अंबानी को देते हैं, अंबानी रिफाइन करके यूरोप में बेचता है और मोटा मुनाफा कमाता है उससे ही, तो उसका सारा यानी वो इतने सारे सितारे विदेशी मुल्क के आते हैं, वो कौन से पैसे हैं, वो अपने पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम आराम से चल रही थी गुज्जू कार्टेल की, लेकिन अब ये डोनाल्ड साहब ने गड़बड़ कर दी, उन्होंने कहा ये सब बातें, तो अब करे तो करे क्या, और मरता क्या न करता। तो मोदी जी जा रहे हैं चीन। तो चीन जाके क्या कर सकते हैं? चीन हमसे मांगेगा, हमको देगा कुछ नहीं। चीन और हमारी साझेदारी सिर्फ गिव की हो सकती है, गिव एंड टेक की कुछ नहीं है। हाँ, हम चाइना से इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन चलन तो चाइना को मिलता है। चाइना से हम कुछ सीख नहीं सकते, चाइना हमें नया सिखाएगा नहीं, ना सामरिक पार्टनर हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान का है ऑलरेडी। तो फिर हम चाइना में, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब बहुत बार चाइना गए थे। तब विदेश मंत्री जो अभी है जयशंकर साहब, वो एम्बेसडर थे चाइना में भारत के। सुब्रमण्यम स्वामी को कोट करो तो वो कहते थे उनकी वो कल्चरल वो थे, विजिट्स करते थे मोदी जी, और उनकी कल्चरल जो जानने की जो भूख है वो जयशंकर जी पूरी करते थे। तो इस बात को लेकर चीन बहुत सजग था, और यही वजह है चीन से हम कुछ लाल आँख नहीं दिखा पा रहे हैं। अब तो हम चीन को शरण जा रहे हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री को चीन नहीं जाना चाहिए। चीन ने, अगर आपको पाकिस्तान से दुश्मनी है और आप पाकिस्तान के साथ देने की वजह से तुर्की और अजरबैजान को गुस्सा करते हैं, तो चीन ने तो पूरी वो पाकिस्तान था ही नहीं। पाकिस्तान क्या था? वो तो चीन ही था जिसने आपको ऑपरेशन सिंदूर में नाक रगड़ा। तो प्रधानमंत्री जाके बस शरण आ रहे हैं चीन के, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि चीन, देखो, चीन को हमारी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, हमें भी चीन की दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री सशक्त हो तो, प्रधानमंत्री दुर्बल है और वो कुर्सी छोड़ने के बाद सीधा जेल जा सकते हैं, इसलिए वो चीन जा रहे हैं। बस मुझे कुर्सी में रखो, मैं देश का जो चाहिए संसाधन आपको दे दूंगा, ये ही हो सकता है, बस इसीलिए वो चीन जा रहे हैं। लेकिन अभी तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हो रही थी, असेंबली लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया जा रहा था, तब तो उनकी ओर से कहा गया कि टॉक्स और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता, ऐसी बातें उन्होंने कही। लेकिन जब हम सभी को पता, और ये बात छुपी हुई नहीं है, कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान का चीन ने सबसे पहला समर्थन ना केवल किया, बल्कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर और तमाम चीज़ें हुई, तब चीन उसके पीछे था। ऐसे में जो प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे थे कि टेररिज्म और टॉक्स साथ में नहीं हो सकता, वो खुद अगर टॉक्स के लिए जाएंगे तो फिर आप किस आधार पर जो उनके भक्त हैं वो अजरबैजान और टर्की को बॉयकॉट करें, जब जो सबसे बड़ा प्लेयर है वहाँ पर खुद हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। 19 में गए थे, गलवान वैली हुआ, उसके बाद आपने टिकटॉक को बंद कर दिया और आपको लगा कि आपने बड़ा कदम उठा लिया। अब 25 में आपको फिर से जाना पड़ रहा है। ये इसे किस तरह से देखें? ये आपके विदेश नीति, आपके थॉट प्रोसेस, आपके डेवलपमेंट के बारे में, आपके दुनिया भर में जो कई देश है उसके साथ के जो आपके रिश्ते हैं उसके बारे में साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत की परिस्थिति क्या है। नहीं, 5 साल तक हमने वीज़ा बैन करके रखा था चाइना के सिटीजन्स के लिए। अडानी को जब स्किल लेबर्स की ज़रूरत पड़ी तो वो खोल दिया। अब चाइना को हम वीज़ा, चाइनीज़ सिटीजन्स को हम वीज़ा देते हैं। तो हमारी विदेश नीति नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। हम अमेरिकन सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आप सीज़फायर करो, अब ना अगर नहीं करते तो 35 बार अमेरिकन अध्यक्ष ने कहने के बाद एक बार तो प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं मैंने नहीं कहा। फिर आप चाइना के साथ दुश्मनी है दिखाते हो तो चाइना को 80% जो सपोर्ट है वो चीन का है, उसके पास आप जाते हो। फिर रशिया के पास आप गए थे पहले और फिर जेलेंस्की को जाके भी मिले आप, और आप जेलेंस्की जितना भी साहस नहीं दिखा सके ट्रम्प के सामने। तो ओवरऑल आपकी कोई विदेश नीति तो है ही नहीं। मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई विदेश नीति है हमारी। जी, अब
दूसरी तरफ आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो अहमदाबाद का स्टेडियम है जिसे उन्होंने बाद में अपने नाम पर कर लिया, उसे खचाखच भर दिया था। वहाँ पर सरदार जाके- वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसके बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, तो उसे खचाखच भर दिया। वहाँ पर जाके उन्होंने आपकी बात सरकार जैसे बात कही। ऐसा क्या बदल गया कि डोनाल्ड ट्रंप इनके सबसे बड़े दुश्मन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, इधर वो नाम नहीं लेते, ना वो ना राजनाथ सिंह, और केवल कहते हैं कोई तीसरा शख्स नहीं आया था। लेकिन एक बार इन्होंने ना ट्रंप का नाम लिया, ना खुलकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। तो ये कौन सी नीति है और ये क्या रिश्ते हुए हैं कि अगर अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, तो सबसे ज़्यादा टैरिफ हम भर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी के रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, वो तो ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अगर कल कहें ट्रंप की आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त, तो यहाँ से चाइना का कैंसिल करके वो अमेरिका चले जाएंगे। एक बार वो गए थे अमेरिका, लेकिन आपने देखा उनको रिसीव करने भी ट्रंप बाहर नहीं है, जो अक्सर हर राष्ट्र के प्रमुख को रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप बाहर आते हैं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा और जिस तरह से बगल में बिठाकर, भीगी बिल्ली की तरह बिठाकर मोदी जी भारत और इस महान संस्कृति की इज्जत उतार दी ट्रंप ने। ये तो ट्रंप की तरफ से दुश्मनी है। मोदी जी की तरफ से उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला भारत के लिए, ना हमारी जनता के लिए, ना हमारे संस्कृति के लिए, हमारी विरासत के लिए। वैसे वो बोल भी नहीं सकते ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर के बिना, लेकिन जो भी अगर मोदी है तो मुमकिन है तो उस दिन वो बोल ही देते, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अब रशिया में पुतिन जो है उनके साथ थोड़ा ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी मिल जाएंगे उनको, वो आ रहे हैं, क्योंकि रशिया और भारत पुराने मित्र है और रशियन लोगों में और भारत के लोगों में एक दूसरे से बहुत स्नेह है और बहुत पुराना है। यानी नेहरू ने वो नींव बनाई है, नेहरू को कितना भी गाली दो, नेहरू की वजह से। तो पुतिन के लिए भारत में कौन शासक है उससे कोई मतलब नहीं, भारत दोस्त है, तो वो पुतिन जी आ जाएंगे। लेकिन चीन के लिए भारत दुश्मन ही है, शासक कौन है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये शासक ऐसा मिला है कि कितना भी दुश्मनी चीन कर ले, ये शासक आके शरण आएगा। तो ऐसा शासक किस दुश्मन को पसंद नहीं होगा भाई? चीन ने तो कहा होगा कि आइए आइए, और 4000 किलोमीटर हम ले लेते हैं अंदर। अरुणाचल के 30 गांवों के नाम बदले हैं, हो सकता है कल अयोध्या के बदल दे चीन। मोदी जी कहेंगे नहीं भाई। मोदी जी ने, मुझे याद है 1 महीना पहले विदेशी और स्वदेशी के बारे में एक बड़ा भाषण दिया था। आपको स्वदेशी का यूज़ करना चाहिए। आप स्वदेशी तो वो खुद ग्लासेस नहीं यूज़ करते, घड़ी नहीं यूज़ करते, गाड़ी नहीं यूज़ करते, ड्रेस नहीं यूज़ करते, हर चीज़ जो यूज़ नहीं करते जो देशी है। लेकिन लोगों को कहने में क्या जाता है, संघ के लोगों का यह आदत ही है, लोगों को जो उपदेश करो वो खुद ना करो। जैसे ढोवाल का एक बेटा ब्रिटेन का सिटीज़न, अमेरिका का सिटीज़न है, और ब्रिटेन का सिटीज़न है, और जयशंकर का एक बेटा अमेरिका का सिटीज़न है। तो लेकिन लोगों को स्वदेशी की बात कहेंगे लोग। तो वैसे ही मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी स्वदेशी, और कहा कि हर चीज़ उधर से लाने की क्या ज़रूरत है, उधर से नहीं चीन से। हमारे गणेश जी आते हैं तो भी वो छोटी छोटी आँखों वाले होते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा अपमान है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो भाई बहन रहते हैं उनको पहले से ही चिंकी कहते हैं और उपहास से कहते हैं, और ये उनका बड़ा इंसल्ट है। तो वो चीन के लोगों का इन्होंने उपहास किया था, और उनका यानी ये एक वर्णद्वेषी ही विधान है। यानी उन्होंने छोटे छोटे आंखों वाले, रेसिज्म था। तो ये बात कहने के बाद 1 महीने में ये आदमी चीन जा रहा है। तो ये विदेश नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि मोदी का अपने आप को बचाने के लिए जो फड़फड़ाहट है उसका एक हिस्सा है। मोदी जी को अपने आप को, और हो सके तो अपने कार्टेल को, और सबसे अहम यानी जो इसका पार्टनर चीनी है वो अडानी को बचाने के लिए ये जाना बहुत ज़रूरी है। आपको शरण जिनको आना है
उनके यहाँ जाकर गिड़गिड़ाना भी तो पड़ता है। तो यही हाल है। लेकिन सर, वरना चीन से हमें ना तेल मिलने वाला है, चीन से हमें कोई हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी, हम अब चीन ने बंद ही कर दिया, हमें टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ की ट्रांसफ़र नहीं करेगा चीन की तरफ से चीन ने हमसे पूरी दुश्मनी ले ली। चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप करना है वो करो। उन्हें तो यूएस से भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अलग बात है, वो यूएस देख लेगा। हमें अपना देखना है। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि ऐसी हालात पैदा करने चाहिए कि शी जिनपिंग दौड़ दौड़ यहाँ आए। लेकिन ये वो प्रधानमंत्री नहीं है। एक तो एक लीगल प्रधानमंत्री नहीं, हम इलीगल प्रधानमंत्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रधानमंत्री है वो, क्योंकि चुन के ही नहीं आए हैं। और दूसरा ये है कि वो नेता हैं जो नेता ही नहीं है। यानी इनकी सारी सामर्थ्य की कल्पना जो है वो देश के दुर्बल लोगों को दबाने में यहाँ की एजेंसीज लगाकर सब कुछ समाया हुआ है। बाकी इनसे पावरफुल जो है उसके सामने ये सीधा लेट जाते हैं। लेकिन ये आरएसएस का कल्चर ही है और पहले से रहा है। चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो गोरा हो, कोई भी गोरा देखो मोदी जी जाके गले पड़ते हैं। अब वो गोरा है कौन ये भी जानते नहीं हैं। और इतने देशों से वो उनके सम्मान ले चुके हैं, वो देशों के नाम अगर पूछो तो भी नहीं बता सकते। क्या फ़ायदा। लेकिन आप पूछे, मैं उसी पर आ रहा था। हमारी विदेश नीति का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। आपको लाइबेरिया कल समझ लिए सोहित मिश्रा को भी उनका सर्वोच्च सम्मान दे दे, क्या करोगे तुम। सही बात। और इससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन सर, सवाल यही है कि फिर प्रधानमंत्री जो जा कर हर किसी को गले मिलते हैं, या फिर आप देखिए कि इसमें बात क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कैसा परसेप्शन बनाया जाता है। जब G20 होता है कि कैसे पूरा दुनिया भारत में है, जबकि लोगों को पता था कि हर जगह पे होने वाला है। लेकिन G20 को ब्राज़ील के पास है वो। लेकिन G20 को लेकर हमने किस तरह से एक माहौल क्रिएट किया। यही अंजना ओम कश्यप और बाकी लोग थे जब नरेंद्र मोदी गए थे डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर, कि जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो दुनिया में लोग हिलने लग जाते हैं, आंधी तूफान मचता है, ऐसे बातें उन्होंने कही थी। यही नरेंद्र मोदी तू तड़ाक की बात करते हैं। नहीं, अभी भी ये हो रहा है। अंजना ओम कश्यप गलत नहीं है। मोदी और ट्रंप मिले तो आंधी तूफान होके मोदी थरथराने लगे, क्योंकि 35 बार ट्रंप ने बिना हिले यही कहा कि मैंने सीज़फायर करवाया। मोदी जी ने कुछ नहीं कर सके। तो आंधी तूफान तो हो गया, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं हुआ। सही बात है। ये समझिए, हमारी देश की संप्रभुता और गरिमा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया मोदी ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, इट्स लाइक रशिया, ऐसे अगर वो बातें करने लगे, और यही लोग जो कल तक नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त बता रहे थे, वो अचानक से बता दे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे भारत पर अटैक कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो कैसी हैं, ये दर्शाता है कि इनके पास भी एक होलिस्टिक जिस तरह की तस्वीर होनी चाहिए, या जनता को जिस तरह की तस्वीर दिखानी चाहिए, वो नहीं करते। आपको याद होगा हमने उस वीडियो भी बात की थी और आपको वीडियो भी दिखाया था जहाँ पर ये यूके के नेता को मिलते हैं और ज़बरदस्ती उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आई अप्रिशिएट इट बट लेट्स नॉट हैंडशेक। तो ये उसकी वजह मैं बताता हूँ। उन्होंने हैंडशेक करने से कतराए इसलिए क्योंकि मोदी जी जब गए थे तो उससे 2 महीने पहले अडानी को लेकर यूके में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था। एक म्यूज़ियम को अडानी ने पैसे दिए थे और एक उसके ही उस संस्था के अध्यक्ष के रूप में बोरिस जॉनसन, जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट है और बाकी जो कार्यकर्ता है, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर सारे, वो उन्होंने कहा कि ये एक नैतिक चीज़ है, म्यूज़ियम और एनवायरनमेंट के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं, उसमें हमने एक क्रिमिनल यानी अडानी जैसे व्यक्ति से पैसे नहीं लेने चाहिए। इससे इतना बवाल हो गया और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लिए, उसके टाइम में लिए गए और उसका भाई को ये बनाया गया। ये तो क्विड प्रो क्यो है। तो उसके भाई ने रेसिग्नेशन दे दिया, फिर बोरिस जॉनसन तो प्रधानमंत्री नहीं रहे। ये जो कालिक पोती गई है उसको सफ़ेद करने के लिए 2 महीने 3 महीने बाद मोदी जी वहाँ गए। ये जो मामला दबाया गया न्यूज़ में अपने यहाँ, लेकिन दुनिया भर में सबको मालूम है। जो हमारे यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा था। हाँ, तो स्टैमर साहब को ये बात याद थी और वो उनको अच्छी तरह से मालूम था ये व्यक्ति क्या है
और इसका पार्टनर कौन है और ये कॉम्प्लिसिटी इन क्राइम कौन है, तो उन्होंने हाथ ऐसा ऐसा करते रहे, वो समझे। तो एक देश, नेहरू की बात इन लोगों ने इतनी बार कही, जीवन में याद रखिए, नेहरू ने कभी हाथ आगे करने से पहले सामने लोगों हाथ आगे करते थे, चाहे वो चार्ली चैपलिन हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो कोई भी, यानी दुनिया के सबसे बड़े लोग जो हैरल्ड लास्की हो। तो देखो, देश का गरिमा आपका नेता भी थोड़ी हद तक तय करता है। तो जो देश को आज मिट्टी में मिला दिया है, गरिमा को मोदी ने मिला दिया और अडानी ने मिला दिया, और वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट चलाना, और आप ये सोचेंगे कि दुनिया के और देश दुनिया के नेताओं को पता ही नहीं चलेगा, हम हमेशा इस पे पैसे से खरीद लेंगे या कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये ना हो सका है। तो यूके वाली बात को ये इसकी कॉन्टेक्स्ट में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। नहीं बिल्कुल। तो विदेश नीति का जो बैंड बजा है उसमें ये भी शामिल है। सही बात है। और तो अडानी देखिए, मोदी जहाँ जहाँ गए कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट गया कहाँ, केनिया गया, कॉन्गो गया, यूएस में केस है, अभी तक वो समन जारी नहीं किया, क्योंकि लोगों को लगता है अडानी को समन जारी करने का मतलब मोदी को करना, इसलिए यहाँ के अधिकारी डरते हैं। लेकिन यूएस से चिट्ठियाँ आ ही रही है। सही बात है। यूएस गया, अब यूके गया, ऑस्ट्रेलिया में अडानी ने केस। तो अडानी के लिए एक दिन बहुत जल्द द मोस्ट वांटेड पर्सन आफ्टर पाब्लो एस्कोबार दुनिया का वो बन जाएगा। तो उसके साथ जो कॉम्प्लिसिट इन क्राइम माने जाते हैं, वो इलिजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर, दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों के, और वो भी इंग्लैंड के, आपको मालूम है इंग्लिश आदमी कितना खड़ूस होता है, तो वो हाथ मिलाने से इनकार करे तो क्या बड़ी बात है। और लेकिन आपने जो कहा कि आप लोगों को पैसे से खरीद लेते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें जनता, दुनिया के लोग समझ रहे हैं, क्या भारत के लोग समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पर तो अभी वो एस जयशंकर का काला चश्मा और उसके अंदर से आँख, लेज़र वाली लाइट वाली तस्वीरें दिखाई जाती है, और फिर कल तक जो लोग ट्रंप को मोदी के सबसे बेहतरीन दोस्त बता रहे थे, कल जाकर बताएंगे कि कैसे शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी मिलकर ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं, या एक अलग से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्योंकि दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकते हैं। ये वही लोग हैं जब अब पहलगाम के ऊपर कई देशों ने मिलकर जब बयान निकाला था, जिसमें चाइना भी शामिल था, तो भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, भारत ने अपने आप को उससे अलग कर दिया था। ऐसे कई सारे मामले बार बार सामने आए हैं, जिसकी वजह से हमारे विदेश नीति पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन क्या है, जनता तक ये बातें पहुँचती हैं, खास तौर पर वो लोग जो टीवी मीडिया को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर एक टैक्सी ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर से पूछा, अरे देखो मोदी जी को कितना मान सम्मान मिलता है, हर कोई उनका दोस्त है, हर कोई उनसे गले मिलता है। फिर वो सुशांत सिन्हा कहता है कि अमेरिका और बाकी देश के लोग तो पगलाए हुए हैं, हर देश मोदी जी के पीछे पागल है कि कब मोदी जी आए और हमसे सम्मान लें, और उसका भी तो कंजम्पशन बड़े लेवल पर हो रहा है। क्या उनको ये विदेश नीति नज़र आ रही है, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं होता? सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम है कि इनकी वजह से भारत के साथ अब कोई खड़ा नहीं है, और भारत की क्या स्थिति हुई है। लोग दिखाते नहीं हैं, लोग ज़्यादातर बात नहीं करते, क्योंकि कई लोग राजनीति से अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग डरते हैं। तीसरी बात, ये जो मोदी जी का शी जिनपिंग से मिलन है, उससे पहले पुतिन और ट्रम्प साहब मिल रहे हैं अभी बहुत जल्द। और ट्रम्प कुछ भी हो, मैं यानी राजनीति, अमेरिका की राजनीति में मेरा एक अपना नज़रिया है, उसके मामले में मैं ज़्यादा यहाँ पर विस्तार से नहीं बताऊँगा। लेकिन ट्रम्प से बेहतर अध्यक्ष अमेरिका के मैंने देखे हैं। लेकिन ट्रम्प कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं है कभी। अपने देश के, वो अपने देश के नहीं, अपने खुद के। 3 बातें बताता हूँ मैं। एक तो वो व्यापारी हैं, कभी सक्सेस रहा उनका व्यापार, कभी फेल्यूर रहा, लेकिन अमीरी में जिए हैं वो, एक बात। दूसरा, उनके अच्छे खासा फला फुला परिवार है, और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी तरह से निभाई है, वहाँ से भी वो भागे नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि दुनिया के कहीं से भी कोने से भी कोई भी माइक लेकर अगर आधिकारिक परवान यानी परमिशन से
उनको सवाल पूछने आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10,000 बार वो जवाब देते हैं, वहां से वो भागते नहीं हैं। तो ट्रंप और मोदी की बराबरी नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप की अलग एक सोच है। वो चाहते हैं कि टैरिफ के माध्यम से पूरी दुनिया को दबाएं। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मोदी की कोई सोच नहीं है। वो दुनिया को दबाना उबाना नहीं चाहते, वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं जब तक वो है इस दुनिया में, बाद में नहीं। और ट्रम्प ने कभी 35 साल भिक्षा मांगकर खाया नहीं है। मोदी जी भिक्षा मांगकर खाते थे, डायरेक्ट वो कुर्सी पे बैठे, तो अब क्यों छोड़ेंगे भाई कुर्सी? और कुर्सी छोड़ेंगे तो वो जेल में खाएंगे। जैसे भिक्षा मांगकर खाए वैसे जेल में मांगकर खाना पड़ेगा। तो ये दो के बीच में जो कुर्सी है, वो कुर्सी को बचाने के लिए वो अब किस पुतिन जी, अगर आपको, मुझे आश्चर्य नहीं होगा वो मुनीर को मिलने गए परसों तो सुलह सफाई करने के लिए, या बांग्लादेश गए। वो आपने भक्तों ने मालदीव को कितनी गाली दी थी, मालदीव को मिलने गए ना, और ऊपर पैसा दे के आए। तो ये है कि अडानी जिसकी मजबूरी है उसको किसी के भी पैर छूने पड़ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं। तो आप समझिए हमारी विदेश नीति भारत की विदेश नीति नहीं है, अडानी का सिंडिकेट है और वो चल रहा है जिसको हम भारत की विदेश नीति मानते हैं। मोदी जी उसको चला रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर अडानी एंड गुजू कार्टेल। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसमें भारत की जनता का हित हो रहा है या अहित हो रहा है? भारत की जनता आगे बढ़ रही है या पीछे बढ़ रही है? साइंटिफिक टेम्परामेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? देश में मोहब्बत है या नहीं है? उनको लेना देना नहीं है। देश में नफरत बढ़ रही है और वो बढ़ा रहे हैं। देश में इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। तो विदेश नीति किस खेत की मूली है? उनके लिए आज का दिन अच्छा गया तो खुश हो गए, ऐसा करके पूरी जिंदगी कट गई, यूं ही कट जाएगा दिन, ऐसा वो वाली बात है। तो आप लॉन्ग टर्म 10 साल बाद, वो सब नेहरू, शास्त्री, अटल जी, नरसिंह जी, फिर ऐसे इंदिरा जी, राजीव जी, ये लोग सोचते थे। मोदी यही सोचते हैं कि मैं कैसे बचूं और मेरे अडानी को कैसे बचाऊं। लेकिन हम क्योंकि चाइना प्रधानमंत्री जाने वाला है और उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं सर, काहे की तो एनालिसिस? उस पर मैं यही पूछना चाहता था आपके 2019 में जो गलवान वैली में हुआ, उसके बाद आपने टिकटॉक बंद किया, आपने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि 2024 गलवान वैली का मुझे बताओ सोहित, टिकटॉक से क्या लेना देना? एग्जैक्टली उसके आगे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब आप ई वीज़ा और वीज़ा 5 साल बाद ओपन किया, इन 5 सालों में आपने चीन का क्या बुरा किया? मेरा वही सवाल था कि 5 साल में हमने ऐसा क्या कर लिया टिकटॉक बंद करने के अलावा, जहां पर आप ये कह सकें कि हमने एक मुंहतोड़ जवाब दिया और इस तरह से हमारे सैनिकों का जो अपमान किया गया या जिस तरह से वहां पर झड़प हुई वो भारत मान नहीं सकता। आप एक बयान देते या फिर एक सही से निर्णय लेते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा और मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहता हूँ कि सेना में जुनून है, हमारी सेना प्रोफेशनल है और शहादत करने के लिए कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन टॉप ऑफिशियल्स जो हैं सेना के, उसमें से कई, सारे नहीं, कई आरएसएस द्वारा इन्फिल्ट्रेट किए गए। जैसे डीआरडीओ के चेयरमैन कुरुलकर हुआ करते थे, उनको अंदर तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए वो वही बात करते हैं जो मोदी करवाना चाहते हैं उनसे, ना कि सेना की हित की, ना देश के हित की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से हम सामरिक दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर और दुर्बल हो चुके हैं और ये चीन बखूबी जानता है और उसका फ़ायदा चीन खुद ले रहा है और पाकिस्तान को दे रहा है। और खुले यानी अपने स्वभाव की तरह खुले में सीधे सीधे इज्जत तो ट्रम्प साहब उतार ही रहे अपनी। फिर पुतिन साहब को, डोवाल साहब आपने देखा होगा, ज़ेलेंस्की को जब मोदी जी मिलने गए थे तो अचानक पुतिन साहब को गुस्सा आ गया, तो फिर डोवाल ये कुर्सी है तो ऐसे बैठे थे इतना आगे और ऐसे, और बीच में एक बुलेट प्रूफ कांच थी। हाँ। और पुतिन के चेहरे पे रेखा भी हिल नहीं रही। पुतिन है बाबा, वो ऐसे करते हैं तो उनकी बॉडीगार्ड्स अपनी वो समझ जाते हैं। तो हाँ,
ये समझ, आई वॉज हैपन टू बी देयर सर 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 सर। वो मुझे याद आ गया जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशों का राज आ गया तो कूली लोग जैसे समझाते थे ना अपने ब्रिटिश अधिकारी को, वैसे समझा रहे थे डोभाल। तो हमारी भारत की देखिए, ब्रेजनेव और इंदिरा जी, कोसिजिन और इंदिरा जी, फिर नेहरू जी और क्रुश्चेव, और ये सब बातें करते थे तो उस सब बराबरी की बातें होती थी। दो राष्ट्र के चीफ बात करते थे और दो मेधावी लोग बात करते थे, दो स्टेट्समैन बात करते थे, दो डिप्लोमेट बात करते थे। अब यार क्या है कि जो 35 साल भिक्षा मांग के खाई है, मैं आपके देश से पुराना रिश्ता रखता हूँ, मेरे यहाँ का घोड़ा और आपका यूएन स्वांग एक साथ घूमते थे, कुछ भी यानी कुछ भी, यानी मैं हॉकी का अच्छा खिलाड़ी था लेकिन मेरे को एक टांग टूट गई है, ये वाली बातें करने वाले आदमी। यार मुझे ऐसा लगता है कि पैरेलल फिल्म में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी राजा बाबू फिल्म रही है क्योंकि इतनी भविष्यदर्शी फिल्म मैंने देखी नहीं। अब हर चीज दिखता है, आज क्या बने हैं, कभी एडवोकेट बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो फिर यानी बारिश आता है तो रेनकोट पहनता है जैसे आदमी, वैसे वॉर जैसी स्थिति हो जाए तो ये अपने गणवेश में बाहर आते हैं। फिर दिवाली के दिन वो सेना के साथ बिताने का वो एक ड्रामा होता है। फिर मन की बात के लिए आपसे सजेशन पूछते हैं। फिर जिसने जीवन में परीक्षा ही नहीं दी उसको परीक्षा पे चर्चा करता है। चाय कभी बेची नहीं, चाय पे चर्चा की है। और जिनका मन ही नहीं है, मन होता है तो एम्पैथी होती है, मन होता है तो कंपैशन होता है, वो मन की बात कर रहा है। तो भारत को पूरी तरह से एक पैराडॉक्स में फंसा दिया है इन्होंने। ये इलिजिटिमेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अगर रिज़ाइन नहीं करते हैं तो जनता को उनसे कहना चाहिए कि आपने जितना हमसे लेना था ले लिया, इससे और लगान हम नहीं दे सकते। आप कृपया इस कुर्सी से उतर जाइए। आप बाद में जी से मिलिए, पुतिन से मिलिए, डोनाल्ड से और मैं आपको बताता हूँ, कुर्सी से उतरने के बाद मोदी जी इतिहास के पन्नों में भी नहीं दिखेंगे आपको। जी, पुतिन और डोनाल्ड की क्या बात कर रहे हैं। जो भी हमने राजू साहब अब तक बातचीत की है, इससे ये तो समझ में आया। मैंने एक बार गया था, मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। मैं किताब खाना में गया था, फोर्ट। हाँ, बेचारे आदमी का नाम मत लो यार, उसको दुकान चलानी है तो कुछ दिनों के लिए। तो वो गया था फोर्ट में, तो वहाँ पर एक मैंने किताब देखी, किताबों के ऊपर किताब, बहुत एक बड़ी किताब थी, लेटर टू माई सेल्फ बाय नरेंद्र मोदी। मैं बोला यार वाह। मैंने बुलाया वो जो नाम अब मालिक है, वो मुझे मिलने आते जब मैं, क्योंकि मैं किताबें खरीदता हूँ, बहुत पुराना ग्राहक हूँ। मैं बोला ये किलो पे देंगे क्या? तो अगर मेरे जैसे एक बहुत आम और एक नालायक व्यक्ति के मुंह से अगर ये बात निकलती है तो आप समझिए देश के मुखिया क्या सोचते होंगे इनके बारे में। लेकिन राजू सर, जो भी हमने बातचीत की उसमें अब तक दर्शकों को ये तो बताया कि कैसे ये प्रधानमंत्री मोदी अपने गिने चुने दोस्तों के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर इसका प्रभाव तो हमारे देश पर, आप पर, मुझ पर, हमारे विदेश नीतियों का प्रभाव तो पड़ेगा। अभी हमने ये देख लिया था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मतभेद हुए, जब कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं होता है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आप पर टैरिफ लगाते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है और आपको घूम फिर कर अब चीन के पास जाना पड़ रहा है। यानी एक समय में जो आप कितने भी आप चाहे भाषण में कह लें आप उभरती हुई इकोनॉमी है, आप शक्तिशाली बन रहे हैं, ये सारे उदाहरण काफ़ी हैं ये दर्शाने के लिए कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं इस दुनिया की अगर बात करें तो। ऐसे में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो हम सभी पर पड़ेगा ना, आप पर, मुझ पर, आने वाली पीढ़ियों पर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो आपने एक गलत चीज़ कही सर, पहली बार फर्स्ट टाइम अपने पूरे, मैं जब से मैं आपको पहचानता हूँ तब से आज तक एक बात आपने गलत कही। एक पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेद हुए, मतभेद उनमें होते हैं जिनके मत होते हैं। हमारा एक प्रॉब्लम ये था कि बहुत अलग अलग मोर्चों पर बहुत समस्याएं हो रही थी और अचानक एक दिन पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ
वो टेररिस्ट आज तक नहीं मिले और वो उनसे हम कुछ उगल नहीं पाए, तो मतभेद हुए कैसे पता चला आपको? तो ये मतभेद थे या क्या था वो तो मालूम नहीं। जैसे पुलवामा में हमारे सैनिकों को मार गया, 300 किलो RDX आया कहाँ से ये पता नहीं चला। तो पाकिस्तान से हमारे मतभेद किस बात पे है यही हमें नहीं मालूम। तो मतभेद हुए ये कैसे माने पहले। दूसरी बात ये है कि वो जो सिंदूर वाली बात हुई, उसका नाम सिंदूर भी गलत है। जया बच्चन मैडम ने सही कहा कि जिसमें औरतों के सिंदूर उजड़े उसको ऑपरेशन सिंदूर कैसे नाम देते आप, गलत है। लेकिन जो भी उसने नाम दिया हो, इनको नाटक यानी ड्रामा, ये बचपन से सिनेमा के शौकीन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके यहाँ बी ग्रेड की, वड़ानगर में बी ग्रेड की फिल्में आती रही, तो वहीं उसी के डायलॉग उनको पसंद है। ए ग्रेड फिल्मों की डायलॉग थोड़े ज़्यादा अच्छे रहते थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो आतंकवादियों ने भी वही डायलॉग मारे थे, जाओ जाकर बताओ मोदी से वगैरह। तो ये सारी बातें होने के बाद हमारी जो पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ हुई सेनाओं में, उसमें भी हम एग्जैक्टली क्या कर सके ये किसी को नहीं मालूम। हमारे प्लेन गिरे इसकी पुष्टि कई जगह से मिली, लेकिन उसके पायलट का क्या हुआ ये अभी तक हमें नहीं मालूम। उनके घर वालों को कैसे पता चला होगा। और पहलगाम में जो 26 लोग मरे वो बेचारे आम इंसान थे, डोंबिवली के थे, मोदी भक्त भी थे कई। उनको मालूम ही नहीं हमारे आदमी को, हमारे शौहर को, हमारे बाप को, हमारे बेटे को किसने मारा। ये मोदी जी ने कभी उनको बता नहीं सके, क्योंकि ऐसी कोई मुठभेड़ के, देखिए एक दिन आए अमित शाह और बोले कि 100 लोगों को हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। जैसे एयर चीफ मार्शल में 6 प्लेन गिराए और 60 भी गिरा। देखो कल्पना में गिराने हैं तो 600 भी क्यों नहीं गिराए। मैं क्या बात बोलता हूँ, अब 600 में बोलने में क्या प्रॉब्लम थी। 600 गिराए यार, 6 बोल रहे हो 600 बोलो। क्योंकि अमित शाह वैसे भी बोले कि अंदर जाके हमने 100 लोगों को मारा। अरे मैं हमेशा मानता हूं कि 100 लोगों को क्यों मारा, 4 लोगों को पकड़ना था आपको जो आतंकवादी थे, जिनकी चित्र आपने जारी किया और बाद में कहा ये चित्र उनके नहीं है। बाद में 3 लोगों को मारा, कहा ये ऑपरेशन महादेव है। अब ये नाम भी देखो, वो वही बी ग्रेड फिल्म वाला, तो महादेव, ऑपरेशन महादेव है। इसमें जो 3 लोग मरे वही आतंकवादी, उन पे उनके चेहरे नहीं पहचान पा रहे आप, क्योंकि उनके चेहरे पे हमने गोलियां मारी है। अब बेचारे कौन 3 लोग मरे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे दिन सेना ने ऐसा पुष्टि नहीं की कि वो आतंकवादी थे। बराबर ऐसा आया, स्टेटमेंट आया उनका कि ऐसा पक्का पुष्टि नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमारे पाकिस्तान के साथ मतभेद क्या है और हो क्या रहा है, इसके बारे में, इस जटिल सवाल के बारे में सुलझी हुई जवाब मुझे कोई दे तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब कभी ये बिरयानी खाने जाते हैं, कभी ये पाकिस्तान के साथ, और देखिए पाकिस्तान और हमारे व्यापार में पूरी तरह से बंद है ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बोलूँ, आने वाले सितंबर 14 को शायद जी मिडिल ईस्ट में, शारजा में शायद भारत और पाकिस्तान की मैच होगी और आईसीसी के अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह है। तो जय शाह को कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारे पापा ने 100 लोग क्यों मारे। हाँ, हम लोग मैच खेल रहे हैं और आप लोगों ने 100 लोग मारे हमारे यहाँ, ये पूछेगा नहीं। तो हमारे जो पहलगाम में 25-26 लोग मरे और उसके बाद कुछ जवान मरे, उसके बाद सीमा के नज़दीकी जो कश्मीर में जो गांव हैं वहाँ पर लोग गोलीबारी में लोग मरे, पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई, वो लोगों की शहादत जो है हमारे देश के लिए खून बहाया उन्होंने, वो सेलिब्रेट करेंगे जय शाह भारत पाक मैच में। और इन सब के पीछे चाइना ही था। हाँ, इन सब के पीछे चाइना था। वो सेलिब्रेट मोदी जी जाके चीन में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलेंगे। तो ये विदेश नीति अगर हमारी है तो इलेक्शन के बाद ये जो इलेक्शन चुराया हुआ है उससे जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका इस्तीफा लेना सबसे बड़ी देश सेवा होगी, प्रधानमंत्री की भी है और जो इस्तीफा लेगा उसकी भी। तो अब इस्तीफा जनता ही लेगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारी सारी संस्थाएं बाकी खोखली हो गई। और जब इस्तीफा उनका हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा
कि ये 11 साल में हमारी विदेश नीति थी क्या। जैसे एक लड़का एक नदी के किनारे खड़ा था और वो अचानक पानी में कूदा और दूसरे छोटे बच्चे तैर रहे थे, उसमें से एक को उठा के लेके आया, तो वो लोगों को लगा उसने उसको बचा लिया, तो लोगों ने उसका सत्कार किया। तो उसने बोला मेरा सत्कार वगैरह ठीक है, लेकिन मुझे बोलो कि ये पानी में मुझे ढकेला किसने। वैसे 11 साल बाद मुझे ये पूछना है कि हमारी विदेश नीति थी क्या। हाँ, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, मतलब हम मजाक प्रभाव तो पड़ रहा है। हाँ। पड़ेगा क्या? 50% टेरिफ हिंदुस्तान को पहली बार अमेरिका ने लगाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लड़कों को, लड़कियों को और हमारे नागरिकों को हैंडकफ करके भेजा ट्रंप ने यूएस से। आयरलैंड में भारतीयों को मारा जा रहा है, आयरलैंड में मारा जा रहा है, न्यूजीलैंड में आंदोलन हो रहा है। आप समझिए, न्यूजीलैंड में आंदोलन हो रहा है और ये जो हैंडकफ करके पहना भेजा, वो चीन के लोगों को हैंडकफ करके नहीं भेजा। सम्मान है चीन का कुछ, समझिए, दुश्मन है लेकिन सम्मान है, हमारा कोई सम्मान नहीं है। हैंडकफ करके भेजा, मोदी ने बोला कुछ। यहाँ तक कि 2011-12 की बात है, मुझे मालूम है, वो मैडम वानखेड़े जो हमारी राजनेता राज एम्बेसडर थी वहाँ पर यूएस में, उनका सर्च ऑपरेशन हुआ था, तो पूरी एम्बेसी का खाली कर दिया था भारत सरकार ने। ऐसे सरकार होती है। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। हैंडकफ पहन के, हाँ, खोबरागढ़, दमयंती खोबरागढ़। तो ये हमारी विदेश नीति। हैंडकफ हो गया, 50% टेरिफ हो गया, उसके ऊपर भी चीज़ होगी। फिर रूस से हमने ऑयल लिया, वो लोगों को तो उतना ही महंगा तेल मिल रहा है, वो ऑयल सीधा अंबानी ले लिया, अपने रिफाइनरी में रिफाइंड किया और बेच दिया यूरोप में और पैसा कमाया। अब जनरल मुनीर पाकिस्तान के कह रहा है कि मैं रिफाइनरी को टारगेट करूंगा अंबानी के। अरे देश के लोगों को क्यों लगे कि ये अपनी रिफाइनरी है, अपने देश की, अपने अंबानी की है? क्योंकि अंबानी खुद को लगता नहीं है कि देश के लोग अपने लोग हैं। वो जब रूस से तेल लेता है तो देश के लोगों का फायदा नहीं होता है, उस पर टैरिफ लग रहा वाला। तो विदेश नीति किस तरह से बैंड बजा हुआ है देखो। हम में आपस में ही फूट पड़ी है और मोनोपोली करने के चक्कर में हम एक ग्रैंड माफिया स्टेट बन चुके हैं। और ये माफिया स्टेट से फिर एक बार लोकतंत्र, मॉडर्न रिपब्लिक होने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा। और वो भी मोदी जी के जाने के बाद, यानी कुर्सी से उनका इस्तीफा लेना इसलिए ज़रूरी है। हमारे विदेश नीति का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि मोदी जी का इस्तीफा। मेरा आखिरी सवाल, जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे, आपको लगता है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ों पर बात की है, उससे या तो हमारे बॉर्डर्स पर जो एक टेंशन है, या फिर चीन के लोग जो भारत के अंदर घुस गए हैं, हालांकि ये पूछने पर अभी आपको बताना पड़ता है कि आप कितने भारतीय, सच्चे भारतीय हैं या नहीं। 31 अरुणाचल प्रदेश के गांवों के नाम बदले गए हैं, वहां पर नए गांव चीन ने बसा लिए हैं और ये भारतीय सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है। और बीजेपी के सांसद ने ये बातें लोकसभा में कही हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था तो उनके भारतीयता, सच्चे भारतीय होने पर सवाल उठाया गया। बहरहाल मेरा सवाल यह है कि क्या इस विदेश नीति के बाद, या अब जब वो जाएंगे, क्या उसके बाद तो कम से कम हम ये माने कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर कहेंगे कि आप भारत के अंदर जो आए हैं वहाँ से चले जाइए, जो बॉर्डर्स पर इम्पैक्ट हो रहे हैं वो कम होंगे, जो बॉर्डर पर हमारे टेंशन है। नंबर 2, नंबर 3, इससे हमारे देश को कोई तो फ़ायदा होगा, देश को, किसी एक शख्स को नहीं। क्या ऐसी चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस रखना सही होगा, गलत होगा, या फिर इस पूरे चीज़ के बारे में सिर्फ वही तस्वीरें आएंगी और फिर मीडिया में जो उसे लेकर जो वाहवाही करनी है उसके आगे इसमें कुछ नहीं दिखता? सेकंड वन दूसरी वाली चीज़ होगी। हाँ। वहाँ पर अब प्रधानमंत्री जाने से 10 दिन 12 दिन या नहीं, उस खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं। 4-5 दिन पहले गुजरात और यहाँ से लोग जाएंगे, 2 अच्छा रोने वाली औरतें जाएगी और मैंने मोदी जी को देखा, मैंने भगवान को देखा, मैंने हाथ मिला, ये सारी चीज़ें होंगी। वहाँ मोदी करेंगे, वो जाएंगे। जी जिनपिंग अब पता नहीं खुद सामने आएंगे या कोई और आएगा, एक छोटा सा राजनेता, और वही सब अपनी यहाँ के मीडिया बजाएगी कि मोदी गए चीन, क्या मेरे पापा गए चीन, वहाँ से उन्होंने किया टेलीफोन, वो सब बातें होगी। और फिर यहाँ पर
आज तक जी, इंडिया टीवी, ये सब वाह 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 करेंगे। और मोदी जी, भारत में सब ठीक ठाक होगा तो वापस आएंगे। और वापस आएंगे तो उनकी सादगी के बारे में अमित भाई बोलेंगे कि वहाँ पर उन्होंने स्नान भी अपने प्लेन में ही किया, सोए भी वहीं प्लेन के नीचे, और फिर वो चीन में बस शी जिनपिंग को मिले और देश के लिए बात की और वापस आए। अब वो लोग पूछेंगे कि देश के लिए क्या बात की, तो अमित भाई बोलेंगे कि देश की सुरक्षा के लिए ये बताना उचित नहीं होगा। तो बस हो गया। बिल्कुल। दर्शकों देखिए, आज हमने हंसी मजाक में ही सही, लेकिन जो इस देश की सच्चाई हो रही है, जो पिछले 11 सालों से हो रहा है, उस पर चर्चा की। आप भी सोचिएगा कि गलवान वैली के बाद आपने केवल टिकटॉक पर बैन करने से क्या वाकई भारत और चीन इसके बीच में जो इम्पैक्ट था, जो प्रभाव पड़ा था, उससे कोई समाधान भारत के लिए हुआ? 6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस जब वहाँ पर जा रहे हैं, क्या 6 सालों में भारत में बदला, क्या चीन में बदला? यूएस और भारत के जो रिश्ते हैं उस पर हमने बातचीत की। और जैसे कि अभी राजू सर ने लास्ट पॉइंट में कहा, हर जगह पर विदेश में जाकर अपने लोगों को लाकर मोदी मोदी के नारे लगाने से आप अपने टीवी चैनल्स पर चमक सकते हैं, लेकिन इससे ना ही आपके देश को कोई फ़ायदा होगा और ना ही आपके विदेश नीति से भारत को या भारत के भविष्य पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। और मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जय शाह जी को कि जो आने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत की जो मैच होगी उसको सिंदूर टूर्नामेंट नाम दिया जाए। ये भी बात हम उम्मीद करते हैं कि उन तक पहुंच जाए। नाम देने में वो वैसे भी माहिर हैं, कुछ भी नाम उनकी ओर से दिया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, ये भारत के विदेश नीति पर एक गहन चर्चा थी। इसमें हमने हंसी मजाक में ही आपको जो सच्चाई है वो आपके सामने लाने की कोशिश की है, और हूबहू जो पिछले 11 सालों में हो रहा है उस तमाम चीज़ों का उदाहरण के साथ राजू परुलेकर सर ने आपके सामने इस तमाम चीज़ों को रख दिया, जिससे आप समझ सकें कि भारत की विदेश नीति पहले क्या थी, नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, मनमोहन सिंह के समय, राजीव गांधी के समय, और अब क्या है, और अब हम देश में कितने पिछड़ चुके हैं। क्योंकि जब आप देश के लिए नहीं, किसी एक शख्स या चुनिंदे कुछ लोगों के लिए काम करने लगेंगे, तो दुनिया भर के जो नेता हैं, जो दुनिया भर के देश हैं, वो आपका फ़ायदा लेते हुए नज़र आएंगे। हम इस पर भी नज़र बनाए रखेंगे कि जब प्रधानमंत्री वाकई चीन जाते हैं, वहाँ से वो क्या संदेश लेकर आते हैं, क्या भारत के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्या नुकसान होता है, या फिर यहीं से लोग जाकर मोदी मोदी के नारे लगाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। बहरहाल, आज के इस वीडियो के ज़रिए हमने भारत के पिछले 11 सालों की विदेश नीति और एस जयशंकर के आंखों के लेज़र के बारे में आपके सामने बातचीत की है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। हम इस तरह से लगातार बात करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, आप जुड़े और आपने बातचीत की। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।